आज का टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स या फिर लीगल एक्सपेक्ट इन नर्सिंग। ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि ये टॉपिक थियोटिकल देखने में लगता है, लेकिन ये फुल्ली जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है। ये फुल्ली अंडरस्टैंडिंग है, फुल्ली कॉन्सेप्चुअल बेसिस है। इसके कॉन्सेप्ट, इसके जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोड ऑफ एथिक्स है क्या? जैसे कि अगर आप कहो कि हिंदू के लिए गीता होता है, ठीक है, मुस्लिम के लिए कुरान होता है, क्रिश्चियन के लिए बाइबल होता है ना। उस हर एक पार्टिकुलर जो धर्म होता है उसका एक अपना बुक होता है जो उसका मेन होता है। उसी तरह से नर्सिंग का जो मेन चीज़ होता है वो होता है कोड ऑफ एथिक्स। जैसे कि रामचरित्र मानस अगर है तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उठाते हैं ना कि अच्छा गीता में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसी तरह से कोड ऑफ एथिक्स होता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी हो, कंपटीशन दे रहे हो, डजेंट मैटर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, तो चलिए समझते हैं व्हाट इज इथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में एक वर्ड है इथिक्स। ये इथिक्स है क्या? इथिक्स का बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन नर्सिंग में इथिक्स का क्या मतलब है? इथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। क्या सही है, क्या गलत है। नर्स को कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? ये इथिक्स बताता है। व्हाट इज गुड और बैड, क्या सही, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बहुत सारा इमोशनल कंडीशन आता है। उस इमोशनल कंडीशन में नर्स को क्या करना है। जैसे कि कोई मरीज है, उसको कैंसर हो गया, अब दिल कहता है कि उसको नहीं बताएं, है ना, थोड़ा टाइम ले। बट क्या ये नर्सिंग प्रोफेशन के लिए अच्छा है? तो अच्छा और बुरा का ज्ञान कौन देगा आपको? इथिक्स। रूल एंड रेगुलेशन, एक नर्स को किस तरह से हॉस्पिटल में काम करना है, मतलब एक रूल सेट हुआ है। जैसे कह सकते हो ना कि जैसे हमारा संविधान है जिसमें कि पूरा रूल और रेगुलेशन लिखा हुआ है, उसी तरह से नर्सिंग का पूरा रूल और रेगुलेशन कहाँ आपको मिलेगा? कोड ऑफ एथिक्स में। इथिक्स में इथिक्स इज नथिंग, इट इज ए रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, क्या है? रूल और रेगुलेशन है। नर्सिंग का रूल और रेगुलेशन कहाँ मिलता है? इथिक्स में मिलता है, जो कि बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अच्छा बुरा समझ में आ रहा है ना? और इट गाइड प्रोफेशनल बिहेवियर, एक नर्स को कैसे बिहेव करना है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। वो नर्स कैसे बिहेव करेगी, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है क्या? इथिक्स। ये कैसे करता है ना, ये सब आप एग्जाम्पल समझोगे। बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको ये टॉपिक। इट प्रिवेंट द नर्स बिलो द स्टैंडर्ड सेट बाय द कोड। ये जो इथिक्स में जो भी बताया गया है, ठीक है, इथिक्स में जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसके नीचे, मतलब एक नर्स होता है ना बिलो द बेल्ट, इन द सेंस कि एक जो एक लेवल होता है, नर्सिंग का भी एक लेवल, एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड्स को नीचे जाने नहीं देता है, क्योंकि नर्स को पहले ही बता देता है कि देखिए आपको ऐसे ऐसे करना है। समझ रहे हो? डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ए नर्स टू द क्लाइंट, एक नर्स और एक पेशेंट को कैसे डील करना है ये भी हम कोड ऑफ एथिक्स से सीखते हैं। इस सारी बातों को हम आगे समझेंगे कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स बोले या फिर एथिक्स बोले, बात सेम है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स या एथिक्स सेम है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? हमने समझा कि एथिक्स का मतलब रूल एंड रेगुलेशन, कानून, नियम कानून, जो कि नर्सिंग में, मतलब नर्सिंग का नियम और कानून। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें कानून में क्या होता है? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सारी चीजें पर मिलती है। उसके बाद अगर हम कानून पढ़ते हैं तो एक इंसान के अंदर उसकी बिहेवियर को भी मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नर्सिंग है तो नर्सिंग का ये कानून है, तो हमें ये भी पता चलता है कि एक नर्स और मरीज के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप इन द सेंस कि जब वो इंटरेक्शन कर रही है तो कब क्या बोलना है, नहीं बोलना है, इस सिचुएशन में हमें क्या, कैसे मरीज को हैंडल करना है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको भी आगे बताऊंगी। दूसरी चीज़, आई थिंक ये सब कुछ तो हो ही गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं उसी में। इथिक्स का मतलब आप समझ गए, तो उसी में कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ है। देर आर 6 प्रिंसिपल इन इथिक्स। ठीक है, ये 6 प्रिंसिपल है। एथिक्स का मतलब पता होना चाहिए, और ये प्रिंसिपल आपको एकदम होता है ना,
एकदम दिल के अंदर, एकदम दिमाग के अंदर, हर जगह होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑटोनॉमी। क्या कहता है? ऑटोनॉमी। देखो ऑटोनॉमिक, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। जो ऑटो वर्ड है ना, AUTO, इसका मतलब ही होता है सेल्फ। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिसीजन। सेल्फ डिसीजन, खुद का डिसीजन लेना, दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। मतलब ऑटोनॉमिक बोले तो कि मरीज का, जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया गया, पहला ही प्रिंसिपल है कि ऑटोनॉमी मतलब मरीज को ये हक है, मरीज के पास ये राइट है कि वो अपना डिसीजन ले सकता है। अब डिसीजन क्या ले सकता है? तो ऑब्वियस बात है, मेडिकल फील्ड की बात करें, मतलब हेल्थ में या फिर मेडिकल फील्ड में वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है। अभी आप घबराइए नहीं, मैं सब समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ। नर्स शुड रिस्पेक्ट पेशेंट चॉइस, और एक नर्स को क्या करना चाहिए? जो भी मरीज चॉइस करता है उसको रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो आपके बात से एग्री हो, डिसएग्री हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो मैं आपको ऑटोनॉमी का एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। एक मरीज है, ठीक है, किसका? किडनी का, किडनी फेलियर का, ठीक है। रीनल फेलियर का मरीज है, उसको डायलिसिस करवाना है। क्या करवाना है? डायलिसिस करवाना है। कंडीशन बहुत ख़राब है, ठीक है, कुछ दिनों में वो मर भी सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं अब थक गया हूँ, अब मुझे डायलिसिस नहीं करवाना, बहुत हो गया। वो साफ साफ कह रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डाई। ही रिफ्यूज टू परफॉर्म डायलिसिस, ठीक है। वो डायलिसिस से साफ मना कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे डायलिसिस नहीं करवाना, ठीक है। उसके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है, मतलब इंसिस्ट कर रहे हैं आपको कि थोड़ा सा समझाइए डायलिसिस ये वो, कि उस मरीज को समझाइए। तो आप क्या करोगे? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एक मरीज है जो रीनल फेलियर का, किडनी फेलियर हो गया उसका, ठीक है, उसको डायलिसिस करवाना है, एकदम से कंडीशन बहुत ख़राब है, डायलिसिस होना बहुत ज़रूरी है, बट वो मरीज साफ कह रहा है मैं मरना चाहता हूँ, मैं डायलिसिस नहीं करवाऊँगा। और उसकी फैमिली आप पे प्रेशर डाल रही है कि नहीं, तो समझाइए आप उसको। आप एज ए नर्स क्या करोगे? क्या उसको फोर्स करोगे या उसको समझाओगे या फिर जो भी है? नहीं। ये जो ऑटोनॉमी है ना, आपने जो भी पढ़ा कि मरीज के पास राइट है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, समझ रहे हो? अपना डिसीजन खुद ले सकता है। अगर उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, मुझे डायलिसिस नहीं करवाना है, ठीक है, तो वो नहीं करवाएगा। आपको क्या करना है? एज ए नर्स उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है। अब आप कहोगे फैमिली वाला भी तो कह रहा है, नो, फैमिली वाला के पास ये राइट नहीं है। ये सिर्फ राइट किसके पास है? पेशेंट का, जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो मरीज के पास ऑटोनॉमी का पावर है। आपको फैमिली को नहीं, आपको पेशेंट का जो स्टेटमेंट है कि वो करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है, वो चीज़ मैटर करता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि बच्चों के केस में, चिल्ड्रन के केस में, इन्फेंट के केस में क्या होता है? गार्जियन जो होता है, गार्जियन ही सब कुछ होता है। बच्चा तो आता है, अब गार्जियन ही डॉक्टर से बात करते हैं या फिर नर्स से बात करते हैं। तो इन द केस ऑफ चिल्ड्रेन, ध्यान दीजिएगा, इन द केस ऑफ चिल्ड्रेन, जो पेरेंट्स होंगे या फिर जो भी उनके साथ आएंगे, बच्चा के साथ जो आएगा, उसके पास ऑटोनॉमी का पावर होगा। क्या होगा? उसके पास ऑटोनॉमी का पावर होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये टॉपिक सिर्फ आपको एग्जाम्पल ही समझा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा आया, ठीक है, डॉक्टर ने उसे, डॉक्टर बोला, ठीक है, कि 1 पैक RBC लगाना है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। फादर बोला कि नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, हम अपने बच्चे को दूसरे का खून नहीं देंगे, मतलब दूसरे का खून चढ़ाने नहीं देंगे, मेरे इसमें मेरे मतलब मेरा अंदर खून है, दूसरा का गंदा खून हम नहीं जाने देंगे, पूरा एकदम कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे? तो मैं आपको बताई कि आप
ऑटोनॉमी यूज़ करोगे कि इन द केस ऑफ चिल्ड्रेन हिज पेरेंट्स और जो भी उसके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं हैव द पावर ऑफ द ऑटोनॉमी, आपके पास उसके पास क्या है, ऑटोनॉमी का पावर है। वो ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो करवाए, नहीं करवाना चाहता है तो नहीं करवाएगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज फादर डिसीजन, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट करना होगा। तो एज ए नर्स आप क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। फिर जो डॉक्टर साहब जो आपको बोले कि पैक्ड आरबीसी वगैरह, तो आप अपने सीनियर जो आपके सीनियर होंगे या फिर जो भी डॉक्टर होंगे उनको आप जाके इन्फॉर्म करोगे कि सर वो रेफ्यूज़ कर रहा है मन करने से। तो ये हुआ ऑटोनॉमी का पावर, समझ रहे हो। दूसरा, चलिए अच्छा एक एग्जांपल और है, समझ ही लेते हैं इसको, क्या ही जाता है, ठीक है। कह रहा है कि एक मरीज है जो टर्मिनली इल है, ठीक है। टर्मिनली इल बोले तो मरने ही वाला है, हो सकता है 1 महीना में मरे, 15 दिन में मरे, 2 महीना में मरे, ऐसा मरीज है। तो वो मरीज है कैंसर का मरीज है, मान लो 4th स्टेज का है, मरने ही वाला है, हो सकता है 1 महीना मर जाए, 15 दिन में मर जाए। केमोथेरेपी चल रही थी। अब नर्स जो है केमोथेरेपी करने के लिए आई तो बोला नहीं बस अब बहुत हो गया, मुझे अब केमोथेरेपी नहीं करवाना, ठीक है, और रेफ्यूज़ कर दिया। एज ए नर्स आपको पता है कि अगर हम केमोथेरेपी करते हैं तो हो सकता है कि इसका लाइफ और थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, मान लो 10 दिन 15 दिन एक्सटेंड हो जाए, फिर 20 दिन। लेकिन वो मरीज जो है रेफ्यूज़ कर रहा है केमोथेरेपी करवाने से, आप क्या करोगे, आप ऑटोनॉमी यूज करोगे, रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द पेशेंट, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं बेनिफिसेंस। क्या होता है बेनिफिसेंस, बी फॉर बेनिफिसेंस, और बी फॉर बेनिफिट, या फिर आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो गुड, ठीक है। बेनिफिसेंस का मतलब होता है बेनिफिट देना मरीज को, या फिर मरीज के साथ अच्छा करना। बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि आप मरीज आया उसको आप 4 लाख रुपया दे दिए, ठीक है। बेनिफिट का मतलब है कि आप उसका केयर कर रहे हो प्रॉपर, उसको कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड दे रहे हो, उसको हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, ये सब बेनिफिसेंस का होता है। मैं फिर से कहूँगी, बेनिफिसेंस का मतलब बेनिफिट पहुंचाना, किसको, मरीज को, या फिर गुड, ये 2 वर्ड याद रखिएगा। बेनिफिसेंस का मतलब बेनिफिट और दूसरा गुड, ठीक है। तो मरीज को बेनिफिट पहुंचाया, मरीज के साथ अच्छा करना। बेनिफिट पहुंचाने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको पैसे से उसका केयर करना, उसको हेल्थ एजुकेशन देना, ठीक है, उसके लिए हेल्थ के परस्पेक्टिव से उसके लिए अच्छा करना, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे आप जो है बेनिफिट पहुंचा सकते हो या फिर अच्छा कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि एक बच्चा है, उसको इम्यूनाइजेशन करना है, आपको पता है कि इम्यूनाइजेशन करने से बच्चा को पेन होगा, ठीक है, फिर भी एज ए नर्स आप उसको इम्यूनाइजेशन कर रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप मरीज को बेनिफिसेंस, मतलब आप मरीज को बेनिफिट करवा रहे हो, हेल्थ बेनिफिट करवा रहे हो, आप मरीज के साथ क्या कर रहे हो, गुड कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। दिस इज द बेनिफिसेंस। ये जो कौन सा इथिक्स यूज कर रहे हो आप, बेनिफिसेंस यूज कर रहे हो। और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि आप एक नर्स हो, आप गए किसी मरीज को इंजेक्शन एकदम लोड करके एडमिनिस्टर करने के लिए, आपने देखा कि उसका खाना जो वो लेके गया था, वो खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है, रखा हुआ है कोने में, टेबल के कॉर्नर में, आपने देख लिया। अब आपके पास, आपने क्या किया, पहले आपने उस मरीज को समझा बुझा के खाना खिलाया, जब वो खाना खा लिया उसके बाद आपने उसको इंजेक्शन लगाई। इसका क्या, आप कौन सा इथिक्स को यूज कर रहे हो, बेनिफिसेंस, गुड, बेनिफिट, आप बेनिफिट पहुंचाए खाना खिला के, आप उसके साथ अच्छा किए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, जनरली क्या होता है, सर्जरी के बाद, पोस्ट मतलब बाद और सर्जिकल का मतलब सर्जरी, तो सर्जरी के बाद क्या होता है कि जनरली पेन बहुत होता है,
तो नर्स क्या करती है, उसको पेन रिलीफ एडमिनिस्टर करती है, पेन रिलीफ दे रही है। तो ये नर्स क्या कर रही है, what she is doing, she is provides benefits, she provides good, वो अच्छा कर रही है मरीज के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है नन माल इफिशेंस। ठीक है, देखो ये जो माल इफिशेंस है ना, माल इफिशेंस, इसका क्या मतलब होता है,